प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा के भूगोल को देखने का प्रयास करेंगे और आपको भरोसा दिलाते हैं कि इस वीडियो को देख लेने के बाद 8वीं कक्षा के भूगोल को पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल ना रह जाएगी। तो वीडियो की क्वालिटी भले ही खराब हो, लेकिन कंटेंट की गुणवत्ता में तनिक मात्र भी कमी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि संसाधन होता क्या है। संसाधन वो वो सारी वस्तुएं होती है जो मानव की आवश्यकता और इच्छा की पूर्ति करते हैं। वैसे तो जैसे कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले आदमी जंगलों में रहा करता था, मतलब लाखों सॉरी करोड़ों तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि उससे पहले तो आदमी था ही नहीं। तो लाखों वर्ष समझ लीजिए कि मानव के जो पूर्वज थे ये जंगलों में रहा करते थे। तो अगर इन लोगों से कोयला के उपयोग के बारे में पूछा जाता तो वो लोग नहीं बता पाते। तो बात यह है कि कोई वस्तु तब तक संसाधन नहीं बन जाती जब तक मानव उसका उपयोग करना नहीं जान जाता। तो ऐसे एक जिम्मरमैन नाम के व्यक्ति हैं, जिम उन्होंने ये कहा था कि संसाधन होते नहीं तो बनते हैं। आप लोग याद रख लीजिएगा। तो संसाधन में के संदर्भ में एक शब्दावली है पेटेंट। उसका मतलब समझ जाइए कि ये किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। मान लिया जाए कि कोई ऐसे तरीके आपने खोजे हैं जो दुनिया से अलग है, यूनिक है और आप उसमें काफ़ी मेहनत किए थे, तो आप पेटेंट आपके इन सारी चीज़ों का उपयोग दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। तो चलिए, तो पेटेंट का मतलब आप समझ गए। वैसे तो पेटेंट और कॉपीराइट जो है ना एक दूसरे का नकारात्मक पहलू है। चलिए, संसाधनों के प्रकार की बात करते हैं, बेसिक स्तर पे है तो यहीं पे हम देख लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे एक टर्म देख लीजिए, समय और प्रौद्योगिकी पदार्थों को संसाधनों में बदलते हैं। बिल्कुल सही है, समय और प्रौद्योगिकी संसाधन पदार्थों को संसाधनों में बदलते हैं। समय के साथ मानव वस्तुओं का उपयोग करना जान पाता है, वो तकनीकें हासिल कर पाता है कि उन संसाधनों का उपयोग कर पाए। संसाधनों के प्रकार की बात कर लें तो ये तो आमतौर पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो चीज़ें मानवों को दी गई है, वायु, जल, वन, मृदा, खनिज, ये सब संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। और मानव निर्मित संसाधन आर्टिफिशियल संसाधन जो है, ये प्राकृतिक संसाधन से ही बने होते हैं, बशर्ते कि इसकी गुणवत्ता में बदलाव होता है, जिसके लिए मानव अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, अपनी पूंजी का उपयोग करता है। कौशल विकास द्वारा ऐसे संसाधनों का विकास किया जाता है, जैसे लौह अयस्क, इस्पात वगैरह। ठीक है। और क्या मानव भी एक प्रकार का संसाधन है? जी हाँ, बिल्कुल, मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। और मानव संसाधन में निवेश भी होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल में। इन चीज़ों में जितना अधिक निवेश करेंगे, मानव संसाधन की गुणवत्ता उतनी अधिक होगी। जापान के बारे में आप लोग जानते होंगे कि उन्होंने मानव संसाधन में सबसे अधिक निवेश किया था। यही वो वजह है कि मानव पूंजी में जो है ना, ह्यूमन कैपिटल में जापान दुनिया के टॉप के कंट्री में शामिल है। तो चलिए, अब प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करते हैं। तो विकास के आधार पे जो है, विकास और उपयोग के आधार पे दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक वास्तविक संसाधन और एक संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन वैसे संसाधनों को कहते हैं जिसकी जिसका उपयोग कर मतलब हम लोग कर रहे होते हैं, जैसे कि छोटा नागपुर वाला जो प्रदेश है वो। संभाव्य संसाधन जो है, ये वो संसाधन होते हैं जिसकी मात्रा और अवस्थिति दोनों ज्ञात होती है, लेकिन वर्तमान समय में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा होता। जैसे कि केरल की रेतीली मिट्टी में थोरियम के भंडार की बात कर लें, या फिर लद्दाख में यूरेनियम के भंडार की बात कर लें, तो ये संभाव्य संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। अगर निर्जीव वस्तुएं हैं तो अजैव संसाधन, सजीव हैं तो जैव संसाधन। विस्तृत वर्गीकरण देख लें तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिसका हम एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधन में वो संसाधन आते हैं जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद आप उसे दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं। अक्सर ये अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन हो गए, ये अनवीकरणीय संसाधन है। ये प्रदूषणकारी भी होते हैं, प्रदूषण भी फैलाते हैं। तो संसार के देशों को चाहिए कि ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों को अपनाए, ऊर्जा के अक्षय स्रोतों को अपनाए। तो चलिए, और जिसका पर्यावरण पर काफ़ी कम प्रभाव पड़ता हो।
वितरण के आधार पे सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक मतलब जो सभी जगह मिल जाता है, जैसे वायु सभी जगह मिल जाता है। स्थानिक का मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर किसी स्थान विशेष में मिलते हैं ये संसाधन, तांबा लोहा। ठीक है। क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से तात्पर्य और लोगों की संख्या, योग्यता, मानसिक अथवा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में इतने मतभेद होते हैं, लोगों में मतभेद हैं, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मानव की योग्यता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। ये सारी बातें तो हम लोग कर चुके हैं। चलिए अब देख लीजिए ना, संसाधनों की मात्रा, बहुत ऐसे संसाधन है जिसकी मात्रा हमारी पृथ्वी पर क्या है, सीमित मात्रा में है। तो जाहिर सी बात है इनका उपयोग हम बुद्धिपूर्वक करेंगे, संसाधन नियोजन के तरीके को अपनाएंगे। संसाधन नियोजन समझ लीजिए पहले क्या होता है। संसाधन नियोजन का मतलब ये होता है कि संसाधन का इस प्रकार से उपयोग करेंगे, बुद्धिपूर्वक उपयोग करेंगे, ताकि वो संसाधन की वो मात्रा हमारे आने वाली फ्यूचर, मतलब आने वाला जो भविष्य है उसके लिए भी बचा रह पाए। तो संसाधन संरक्षण है ना, जरूरी है सतत विकास के लिए। तो सतत विकास समझ लीजिए, इसमें विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है ये इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसमें वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, जीवन के सभी रूपों का आदर व देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति एवं विविधता का संरक्षण, कुल मिला के जैव विविधता का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास कम करना, पर्यावरण के प्रति मानव की नकारात्मक अभिवृत्ति में बदलाव लाना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। सतत विकास तो बता ही चुके हैं, संसाधन का उपयोग इस प्रकार करेंगे कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बची रहे, तो वो सतत विकास होता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरो में, वहीं से एजेंडा 21 का कॉन्सेप्ट आया था जो सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहला चैप्टर खत्म हो गया है। अब दूसरे चैप्टर पे आते हैं, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। आप लोग तो जानते हैं कि पृथ्वी के 71% भाग पे क्या है, पानी है, 29% भूभाग पर जमीन है। ठीक है। तो भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ पे, आप तो खेती करने में कर सकते हैं, कृषि करने में, कहीं पे वन है, कहीं पे चारागाह है, कहीं पे खान है, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड किया गया है, औद्योगिकीकृत है या फिर शहरीकृत है। तो विश्व की एक बात आपको ताज्जुब की बात बताते हैं कि विश्व की जो 90% जनसंख्या है ना, वो विश्व के 30% भूमि पर ही रहती है। समझ रहे हैं, विश्व की 90% जनसंख्या विश्व के 30% भूमि पर ही रहती है, बाकी 10% जो बच जाती है वो 70% भूभाग पे रहती है। तो पृथ्वी पर अलग अलग भागों में जनसंख्या का असमान वितरण है। इसके बहुत सारे कारण हैं, आगे की कक्षाओं में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भूमि उपयोग का निर्धारण देख लेते हैं कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। प्राकृतिक कारकों की बात भी करेंगे, मानवीय कारकों की बात भी करेंगे। स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल, ये सब वो कारक हैं जो कि प्राकृतिक कारक हैं, ये भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं। नहीं, जैसे कि अब मृदा काफ़ी अधिक उपजाऊ हो गई तो उस पर खेती की जाएगी। जलवायु ठीक है। मानवीय कारक में जनसंख्या और प्रौद्योगिकी आता है। ठीक है। तो वर्तमान समय में भूमि उपयोग के प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन से प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता बढ़ी है। बात बिल्कुल सही है, भूमि का उपयोग ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं लोग, वैज्ञानिक तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो प्राकृतिक आपदाएं काफ़ी अधिक मात्रा में आ जाती है। जैसे कहीं पे एक बांध, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बांध आधुनिक भारत के क्या है, मंदिर हैं। अब जाहिर सी बात है, जब बांध आधुनिक भारत का मंदिर है तो ठीक से बनवाइए ना, काहे के लिए गबन करवाते हैं। पता चला कि बांध को ही तोड़ दिया, और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ तो नवीन नदियाँ हैं, वो तो अपने जोश खरोश के साथ मैदान में चलेगी ही चलेगी। तो भाई बाढ़ तो लाएंगे हम, आने वाले लगभग 1000 साल तक जो है ना, ये नदियाँ इसी रूप में बाढ़ लाती रहेगी, जब तक कि इसके मार्ग में एक स्थायित्व नहीं आ जाता। चलिए, हाँ, भूमि संसाधनों के संरक्षण की बात कर लेते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। या तो हम वन लगा सकते हैं ताकि मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, अतिचारण पर रोक लगा सकते हैं, रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक कृषि को अपना सकते हैं। जैविक कृषि तो आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं ना, ये प्राकृतिक कृषि कहा जा सकता है, ये जीरो बजट कृषि कहा जा सकता है। इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर जीव जंतु होते हैं उसके अवशेष से बनाए गए पदार्थ से है ना हम खेती करते हैं। वेटलैंड का संरक्षण कर सकते हैं, शहरी कंक्रीट
जंगल की वजह चलिए प्राकृतिक पानी तंत्र का संरक्षण कर सकते हैं। शहरी कंक्रीट की जंगल की बजाय प्राकृतिक पानी तंत्र का विकास कर सकते हैं। वर्टिकल आवास ला सकते हैं। भूमि का दक्ष उपयोग कर सकते हैं। मृदा संरक्षण कर सकते हैं। केवल 1 सेंटीमीटर मोटी मृदा बनने में यहाँ तो सैकड़ों वर्ष लिखा है, वास्तव में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो एक सवाल है, यूपीएससी मेंस में पूछ लिया गया था। देख लीजिए, एनसीईआरटी से ही सवाल पूछे जाते हैं। और हम लोग वैसे, मैं अपने आप को इतना काबिल तो नहीं समझता कि मुझे सफलता मिल ही जाएगी या कुछ भी हो, लेकिन जो सवाल पूछा जाता है कम से कम अगर वो जानते हैं तो आपको बताना हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि आप कहाँ तक सहमत हैं कि मानवीकरण दृश्य भूमियों के बदलाव कारण भारतीय मानसून में परिवर्तन हो रहा है। ये ठीक है। तो यूपीएससी मेंस में पूछा था तो 2015 में। इसके अतिरिक्त एक और सवाल था कि पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की घटनाएं प्रायः होते रहने के कारण बताइए। यही होता है ना, जो मानव जो संसाधनों का उपयोग कर रहा है बगैर वैज्ञानिक तरीके से, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। भूस्खलन समझते हैं। भूस्खलन शैल, मलबा व ढाल के सहारे मिट्टी के बृहद संचलन को कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जमीन खिसक गया, वही तो हुआ भूस्खलन। कारण क्या हो सकता है? या तो भूकंप आया होगा, या ज्वालामुखी फटा होगा, या ग्लेशियर टूटा होगा, अचानक बाढ़ आया होगा, या फिर बादल फटा होगा। जैसे उत्तराखंड में एक कुछ दिन पहले ही हुआ था, वहाँ पे जो ग्लेशियर्स वगैरह है उसका छज्जा टूट गया था, तो गांव तबाह हो गया था। चलिए, तो उपाय क्या कर सकते हैं? भूस्खलन संभावित जो क्षेत्र है उसका पहचान करना, मैपिंग करना, प्राकृतिक पानी तंत्र का संरक्षण करना, वन रोपण करना, खनन कार्यों पर नियंत्रण लगवाना, ग्लोव का पूर्वावलोकन करना, ग्लेशियर की रियल टाइम निगरानी रखना, प्रतिधारी दीवारों का निर्माण करना, भूस्खलन क्षेत्रों में मानव बसाव पर प्रतिबंध लगा देना, विकास कार्यों से पूर्व पर्यावरण प्रभाव को आंक लेना। सबसे बड़ी बात तो यही है कि विकास कार्य के लिए जो भी मसौदा तैयार किए हैं उसका पर्यावरण प्रभाव आंकलन कर लीजिए कि इसका नुकसान कितना सहना पड़ सकता है आपको। मृदा समझते हैं। मृदा कहा जाता है कि वो पानी के बारे में कहा जाता है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें भी मिला दो उसके रंग जैसा। तो यहाँ मिट्टी की बात है। तो सुनील शेट्टी का वो डायलॉग तो याद ही होगा कि धरती हमारी माँ है, ए माँ मुझे शक्ति दे माँ। ठीक है। चलिए, मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों का जो आवरण होता है, जो काफ़ी उपजाऊ होती है, उसे ही हम मृदा कहते हैं। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो छोटा सा कार्टून दिखाया गया है मृदा परिच्छेदिका, इसमें अलग अलग स्तरों की जो मृदाएं हैं उसे दिखाया गया है। तो सबसे ऊपरी सतह जो है वो ह्यूमस से युक्त होती है, वो काफ़ी उपजाऊ होती है, वही है मृदा। ठीक है। तो ये जो मृदा होती है ना, ये बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होती है। मृदा की गुणवत्ता बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होती है, जैसे जलवायु हो गया, तापमान हो गया, वर्षा हो गया, अपक्षय हो गया। तो ये सारी चीज़ें मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। उच्चावच और तुंगता ये भी मतलब प्रभावित करता है। वनस्पति भी प्रभावित करता है। समय भी प्रभावित करता है मृदा के स्वरूप को। ठीक है। अब भूमि का इतना अधिक रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कीजिएगा, भूमि का इस तरह से अनियोजित पूर्वक उपयोग कीजिएगा, तो जाहिर सी बात है भूमि क्या हो जाएगी? कम उपजाऊ हो जाएगी। मृदाएं क्या हो जाएगी? कम उपजाऊ हो जाएगी। मतलब मृदा की गुणवत्ता में कमी आना या मृदा का कम उपजाऊ हो जाना ही मृदा निम्नीकरण है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? वनोन्मूलन, वर्षा दोहन, अतिचारण, भूस्खलन, बाढ़ और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। तो ये अपक्षय जो होता है, तो यही संक्षारण को जो है अपक्षय कह सकते हैं मृदाओं का। अब मृदा का संरक्षण हम कैसे कैसे कर सकते हैं? वैज्ञानिक तरीकों से खेती करेंगे, मल्च बना सकते हैं हम लोग, वेदिका फॉर्म बना सकते हैं, समुच्च रेखीय जुताव कर सकते हैं पहाड़ी इलाकों में, वृक्ष मेखलाएं बना सकते हैं, वृक्षों की मतलब एक कतार खड़ी कर देंगे ताकि जब भी पवनों के द्वारा मृदा अपरदित होगी ना, उसमें टकरा करके रुक जाएगा वो पार्टिकल्स वगैरह जो भी सॉइल के हैं। चलो बताओ, मृदा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? मृदा दिवस कब मनाया जाता है? सॉइल डे 5 दिसंबर को। कन्फर्म मोड़ लीजिएगा। ठीक है। तब समुच्च रेखीय रोधिकाएं और चट्टान और बंध बना करके जो है ना, और भिन्न भिन्न फसल चक्रण के तरीकों को अपना करके हम मृदा को बचा सकते हैं।
5 दिसंबर की बात मैं कर रहा। ठीक है, जो भी होगा वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। चलिए हाँ, अब जल की बात कर लेते हैं। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, जो इसकी मात्रा ही इतनी अधिक है कि मानव इसका उपयोग करते करते परेशान हो जाएगा। और 71% भूभाग पे क्या है, जल है, या 3/4 भाग कह सकते हैं आप। अब जल उपलब्धता की समस्या आप देख लीजिए ना थोड़ी देर के लिए। बात यहाँ यह है कि विश्व की 17.5% जनसंख्या आपके देश में है, और विश्व में जितना पीने योग्य जल है उसका 4% जल ही इंडिया में है। तो ये जल संकट की स्थिति दिखाता है। स्वीडन के एक विशेषज्ञ रहे हैं फॉल्कन मार्क, उन्होंने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन सेंटीमीटर से कम पानी की प्राप्ति होती है तो जल संकट की स्थिति है। ठीक है, तो जल उपलब्धता की समस्या को देख लीजिए। पीने योग्य और लवणीय जो जल है उसकी मात्रा काफ़ी कम है, और शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण नदियां और झीलें प्रदूषित हो गई है। शहरी आर्द्र भूमियों को कंक्रीट के जंगलों में बदला जा रहा है। जल का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो जल संरक्षण दिवस इसे 22 मार्च को। ठीक है, तो अशुद्ध जल को शुद्ध करने के उपाय से हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। उद्योगों द्वारा शुद्ध जल में औद्योगिक बहिस्राव पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, और जो कचरा को जो बहा देते हैं। आर्द्र भूमियों वेटलैंड्स का संरक्षण कर सकते हैं। आपका जो जिला है बेगूसराय, वहाँ पे देश का 39वां रामसर साइट है कांवड़ झील। ठीक है, और रामसर साइट जो है ना, ये आर्द्र भूमियों के रामसर समझौता हुआ था ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को। इसी वजह से आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। आप लोग तो बहुत ज़्यादा होशियार है ना, लेकिन जानते हैं वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस वजह से चीज़ों को काफ़ी फास्ट खींचने का प्रयास करेंगे। 25 पेज है। बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव का। ब्रह्म कमल औषधीय बूटी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में, सॉरी कहते हैं इमेज में है। ये एस्टेरेसी कुल का है। ये फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में है, पिंडारी ग्लेशियर केदारनाथ उत्तराखंड में मिलता है। ये रातों को केवल फूल खिलता है, और इसका औषधीय महत्व है ब्रह्म कमल का। ठीक है, अभी तथ्य जान लीजिए। ये जो डेक्नोफेनेक और स्प्रीन आइब्रो फेन जो होता है, ये सब जो एनाल्जेसिक्स पीड़ाहारी है, इसके उपयोग से जो है ना वो गिद्ध किडनी खराब हुआ जा रहा है। गिद्ध तो डेक्नोफेनेक की वजह से, स्प्रीन दिल के रोगियों के लिए है, और ये किडनी पर प्रभाव डालता है। तो ये इन लोगों की प्रजाति को जो है ना, इन जीवों की प्रजाति को कम कर दिया। तो इसके प्रयोग पर शायद प्रतिबंध लगा दिया गया है। नहीं करना चाहिए ऐसा। हम तभी तक सुरक्षित हैं जब हमारी जैव विविधता संरक्षित है। तो हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। और आपके पते के लिए बता दूं कि प्रत्येक 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। भारत गिद्धों की मृत्यु का प्रमुख कारण डेक्नोफेनेक, एस्प्रिन, आइब्रोफेन, ये सब पीड़ाहारी का जो उपयोग किया जाता है। दर्द को सूखने वाला ये सब दवाओं का जो उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक हिरन और ये गिद्ध और किलकिला जिसे किंग फिशर कहते हैं, ये सब को संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। ब्लैक बग, कृष्ण मृग, काला हिरन, ये सब को बचाइए बचाइए। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, एमपी और महाराष्ट्र में मिलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है ना, ये जैव विविधता के संरक्षण की दृष्टि से एक अच्छी पहल है। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक से अधिक पारितंत्र की पारिस्थितिकीय एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया एक प्राकृतिक क्षेत्र होता है ये राष्ट्रीय उद्यान। 104 राष्ट्रीय उद्यान है अभी हमारे देश में। जैव मंडल रिजर्व जो है ये 18 है, आप लोग याद रख लीजिएगा। सिटीज, ये देख लीजिए, यहाँ से यूपीएससी में सवाल और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सिटीज का पूरा नाम होता है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा। ठीक है, वाशिंगटन कन्वेंशन के बाद ये कॉन्सेप्ट सामने आया था। 1973 में ये हुआ था, 1975 से लागू हो गया। 183 देश इसके सदस्य हैं। सरकारों के बीच एक समझौता है। इसका उद्देश्य क्या है? पौधों और प्राणियों का संरक्षण करना। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, सिटीज़ का जो मुख्यालय जो है वो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूनेप के द्वारा संचालित होता है। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और खनिज संसाधनों को देख लेते हैं। खनिज अगर धातु का अंश है तो धात्विक, नहीं है तो अधात्विक। धात्विक में लोहा वाला अंश आता है तो लौह खनिज, और लोहा वाला अंश नहीं है तो अलौह खनिज। पहली बात तो ये खनिज समझ लीजिए, जमीन के अंदर से निकाले गए बहुमूल्य पदार्थ जो होते हैं ये खनिज होते हैं, ठीक है। शैल खनिजों का समूहन होता है और जिन खनिजों से धातु की प्राप्ति होती है उन्हें अयस्क कहते हैं, याद रख लीजिएगा। अब धात्विक खनिज जाहिर सी बात है धातु का अंश है तो कठोर होगा, चमकीला होगा, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होगा। उदाहरण की बात कर लेते हैं, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, ठीक है, ये सब लौह खनिज है। और लौह खनिज जिसमें लोहा का अंश नहीं होता है, सोना, चांदी, तांबा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब लौह खनिज है। अधात्विक खनिज में चूना, अबरख, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। दुनिया में 2800 से अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है और भारत में करीब 100 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ। खनिजों का निष्कर्षण करते हैं, क्या तो खनन करेंगे, उसके बाद खनन कर सकते हैं तो सेल से खनिज प्राप्त कर सकते हैं। प्रभेदन, पेट्रोलियम अगर कहीं पे मिला है, प्राकृतिक गैस मिला है तो प्रभेदन छेद करके हम निकाल सकते हैं। आखनन, सतह के निकट खनिजों को आसानी से खोद कर निकाला जा सकता है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेपण नहीं है, फिर भी जान लीजिए। अब जाहिर सी बात नहीं है तो पर्यावरण तो काफ़ी अच्छा होगा ही, इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है और स्विट्जरलैंड ने अपने आप को बनाया भी कुछ ऐसे ही है कि वो यूरोप का स्वर्ग माना जाता है। तो जाइए घूमने के लिए, मस्ती कीजिए। ये वर्ल्ड के अलग अलग इलाकों में जो खनिज संसाधनों का वितरण है आप उसे देख सकते हैं। चलिए अब खनिजों का वितरण कर लेते हैं। ये तो आग्नेय सेल, कायांतरित सेल, अवसादी सेल, ये सब की बात तो कर चुके थे हम लोग। आग्नेय सेल और कायांतरित सेल में धात्विक खनिज आता है, विशाल पठार, जैसे कि वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे तो उत्तरी स्वीडन, लोहा, ओंटेरियो है, जहाँ पे कनाडा में तांबा और निकेल, दक्षिण अफ्रीका में निकेल, क्रोमाइट, लोहा और प्लेटिनम होता है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। एशिया, ये लोहा भारत और चीन में मिलता है। चीन मलेशिया, इंडोनेशिया में मिलता है। खैर ये सारी चीज़ें तो आपको अपडेट कर देंगे हाल फिलहाल में जो है, तो ये बताना उतना ज़रूरी नहीं है जितना, ठीक है। हरा हीरा एक दुर्लभ हीरा है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और एक तांबा जो है चिली में पाया जाता है, टीन बोलीविया और बड़े ब्राज़ील में, और तो ये आप याद रखिएगा। लिथियम ट्रायंगल, ये बैटरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लिथियम आयन बैटरी बनाई जाती है, टिकाऊ होती है, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना में पाया जाता है। पेट्रोलियम शब्द की बात करें तो लैटिन शब्द पेट्रा से निकला है, जिसका अर्थ होता है चट्टानी तेल, ठीक है। अफ्रीका में तो जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका में सोना और हीरा मिलता है। जिम्बाब्वे, जायरे, तेल मिलता है। नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में सोना, हीरा, प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात सही है। इंडिया में की बात कर लेंगे तो उड़ीसा, मैग्नीज ऑस्ट्रेलिया में ये है। कालगुरली और कुलगार्डी सोना का सबसे बड़का, सॉरी कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, कालगुरली और कुलगार्डी है ना, सोना का बड़ा निक्षेप के लिए फेमस है। तो ये पूछता है कुलगार्डी किसके लिए फेमस है। अंटार्कटिका में सोना, लोहा, चांदी के भंडार हैं। भारत में खनिजों का वितरण की बात कर लेते हैं। लोहा झारखंड, बॉक्साइट उड़ीसा, बदलता रहता है। अबरख आंध्र प्रदेश, अपडेटेड है तो यहाँ इस पर ध्यान मत दीजिएगा, टॉप के राज्य में बता रहा हूँ। तांबा मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ राजस्थान दिया हुआ है। मैग्नीज में महाराष्ट्र है। सोना कर्नाटका, बिहार में हालांकि 44% सोना के निक्षेप की बात की जा रही थी, लेकिन जो है भारतीय खनिज विभाग उसने पुष्टि की कि ये दावा सही नहीं है। नमक भारत काफ़ी अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस के लाभ को देख लीजिए, तो लाभ और हानि को भी देख लेंगे। तो खनिज तेल का लाभ क्या है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं टैंकर के माध्यम से। और ये पेट्रो रसायन जो उद्योग होता है, पेट्रोकेमिकल्स उद्योग, उसके लिए कच्चा माल की तरह काम करता है ये खनिज तेल। हानि क्या होता है, तेल अधिप्लावन एवं गैसीय रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अपक्षय करता है और जो प्रदूषक होता है उसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है। अब प्राकृतिक गैस के लाभ को देख लीजिए, आसानी से पाइपलाइन के जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं
और तेल और कोयला से तो अच्छा है ना, और तेल और कोयला से सस्ता भी होता है। कौन? प्राकृतिक गैस। चलिए, अब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत ये वो स्रोत होते हैं जिसका उपयोग जो है ना हमारे पूर्वज करते हुए आए थे और आज भी हम लोग करते हैं। हालांकि ये प्रदूषणकारी होती है, तो वो आप देख लीजिएगा। जैसे जल विद्युत की बात कर लेते हैं तो इसका लाभ भी है। सबसे पहले ईंधन की बात कर लेते हैं, सबको देख लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसी से तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ईंधन की बात, मिल जाता है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा दे देगा ईंधन, लेकिन प्रदूषण फैलाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट को दिखाएगा, निर्वनीकरण होगा इससे, कोयला से विस्तृत क्षेत्र में उपलब्ध है, ये विद्युत रूपांतरित किया जा सकता है इससे, प्रदूषण होता है इससे, परिवहन के लिए भारी कॉस्ट अदा करनी पड़ती है। जल विद्युत ऊर्जा की बात कर लेंगे, ये तो ये प्रदूषण मुक्त है, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा मिल सकता है, सस्ता है, लेकिन इसकी हानि की देख लेते हैं। स्थानीय समुदाय का विस्थापन हो जाता है, बाढ़ की भी स्थिति हो जाती है निम्न इलाकों में। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन तो पता ही होगा आप लोगों को। चलिए, पवन ऊर्जा की बात कर लेते हैं, इसके लाभ की बात कर लेते हैं। कितना बेहतरीन ढंग से दिया गया, आप लोग एनसीईआरटी किताबों को पढ़ने से भागते हैं। हाँ, पवन ऊर्जा की बात कर लेते हैं, तो माफ़ कीजिएगा चाची आ गई थी। तो ये प्रदूषण मुक्त होता है, तो ये विद्युत उत्पादन में कम लागत में हो जाता है, लेकिन ज़मीन काफ़ी अधिक बर्बाद होता है इसमें, याद रख लीजिएगा। ध्वनि प्रदूषण होता है, पक्षियाँ मर सकती है पवन चक्कियों में कट करके। ठीक है, उसके बाद सौर ऊर्जा की बात कर लेते हैं। ये समाप्त होने वाला नहीं है, प्रदूषण मुक्त है, लेकिन ये खर्चीला है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ज्वारीय ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है और ये भी समाप्त नहीं हो सकता है, वन्य जीव आवास को नष्ट कर सकता है ज्वारीय ऊर्जा, दोहन में कठिनाई है इसमें। परमाणु ऊर्जा बड़ी मात्रा में ऊर्जा तो दे सकता है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी का खतरा रहता है, कैंसर हो जैसी बीमारियों को बढ़ावा मिलता है, खर्चीला है काफ़ी अधिक। बायोगैस की बात कर लेंगे तो कम लागत है इसमें, उपयोग में आसानी होता है। ठीक है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट का ये कारण है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा की बात कर लेते हैं, तो ये स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी है, लेकिन इसकी हानि की बात कर लेते हैं तो शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत एक जगह दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी अधिक खर्चा करना पड़ता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ता है ना, तो खर्चा तो करना पड़ेगा बॉस ही। ऊर्जा संसाधन की बात कर लेंगे तो जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जीवाश्म ईंधन हो गया, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब तो परंपरागत स्रोत हुए, इसका उपयोग हमारे पूर्वज भी करते हुए आए थे। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, ये पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण फैलाती है, इसका मुख्य अवयव मीथेन है। ठीक है, अब कोयला की बात कर लेते हैं, ये ताप विद्युत के लिए काम में आता है। भारत में रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, यहाँ पे जो है ना वो कोयला के भंडार हैं। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। भारत में डिंगवोई, बॉम्बे हाई, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाया जाता है। तेल के सबसे अधिक कोष वेनेजुएला में। ठीक है, विश्व का सबसे पहला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ना, ये नॉर्वे ने स्थापित किया था, याद रख लीजिएगा। प्राकृतिक गैस भारत के जैसलमेर, ठीक है, केजी बेसिन, त्रिपुरा और बम्बई हाई से प्राप्त होता है। पवन ऊर्जा का देश डेनमार्क को कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, पवनों का देश ही डेनमार्क को कहा जाता है। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में, सलाल जल विद्युत परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पवन ऊर्जा से संचालित बस अड्डा जो है स्कॉटलैंड में है पहला। ठीक है, जॉर्डिया ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था पहली बार। तो ये सारे पॉइंट तो आप पे देख सकते हैं, एक सरसरी निगाह दे दीजिए। कृषि की बात कर लेते हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक क्रिया है, एक प्राथमिक क्रिया है ये। ठीक है, और इसके अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि हेतु आवश्यक तत्व है। कल्चर में लगा लेते हैं अलग अलग कल्चर, एग्रीकल्चर मतलब कृषि और पशुपालन, शेरी लगा लेंगे तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, पीसी कल्चर तो मसाला पीसिंग याद रख सकते हैं, मत्स्य पालन, मछली पालन, बीटी कल्चर बेटी के पास जाएंगे तो अंगूर लेते हुए, तो अंगूर की खेती, हॉर्टिकल्चर ये फल सब्जी लगाएंगे उद्यान वाला, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अब निवेश की बात कर लेते हैं, निवेश पर क्रम निर्गत। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में निवेश, मशीनरी, ट्रैक्टर खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, बीज खरीदेंगे, खाद खरीदेंगे, मानव श्रम
को करवाएंगे रुपया के माध्यम से। जल दे सकते हैं, मृदा जांच करवा सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आया था, इसी संदर्भ में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है। अब इसके बाद जो है जुताई बुआई छिड़काव कर सकते हैं, उसके बाद फसल तैयार होता है। ठीक है, कि कृषि की पद्धति हो गई। ठीक, ये जो ड्रॉ किया गया है ना, ये चीज़ों को काफ़ी आसान बना देता है। तो चलिए उसके बाद आगे बढ़कर बात करते हैं भंडारण की समस्या। भंडारण होना चाहिए, श्रम होना चाहिए, मशीनरी, रसायन, ये सब तो हो गया मानवीय निवेश। निवेश, भौतिक निवेश, सूर्य प्रकाश जो प्रकृति करता है, वर्षा, तापमान, मृदा और ढाल। ठीक है, जैविक कृषि तो जानते हैं, ये प्राकृतिक खादों का उपयोग करेंगे, चाहे ये जीव जंतुओं के अवशिष्ट से ही क्यों न प्राप्त हुआ हो। चलिए कृषि के प्रकार की बात कर लेते हैं। ये निर्वाह कृषि, सिर्फ अगर पेट पालने के लिए खेती करेंगे तो वो हो जाएगा निर्वाह कृषि। इसमें उत्पादकता काफ़ी कम होगी, सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए खेती की जाएगी। निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। मशीनरी का भी कम होता है उपयोग। गहन निर्वाह कृषि, जोत का छोटा छोटा आकार होता है। श्रम प्रधान कृषि होती है, बहुफसली व्यवस्था होती है, छोटा सा ही भूभाग में बहुत ज़्यादा फसल लगा दिया जाता है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे गहन निर्वाह कृषि की जाती है। ठीक है, आदिम कृषि, ये तो कल्टीवेशन जो होता है, झूम कृषि जो होता है, ये वो कृषि होता है। स्थानांतरित कृषि, वनों को काट करके जला करके खेती की जाती है। तो राख से मृदा की उर्वरता तो बढ़ती है, लेकिन पर्यावरण वन खत्म होता है, तो नहीं होना चाहिए ऐसा। तो झूमिंग होता है उत्तर पूर्व भारत में, और मिल्पा होता है मैक्सिको में, रोका होता है ब्राज़ील में, लदांग होता है मलेशिया में। ठीक है, और उसके बाद बात कर लेते हैं वाणिज्यिक कृषि। व्यापार के उद्देश्य से अगर खेती करेंगे तो हो जाएगा वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, मिश्रित खेती में फसल के साथ साथ पशुपालन भी के लिए भी चारा का इंतजाम कर लेंगे। रोपण कृषि, चाय, कहवा, देख लीजिए रोपण कृषि में कौन कौन फसलें उगाई जाती है, ध्यान दे दीजिए। चाय, कहवा, काजू, रबर, केला अथवा कपास, ये सब। मलेशिया में रबर भी इसे रोपण कृषि का ही उदाहरण है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चावल लगाया जा रहा है, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि चावल लगाया जा रहा है। चावल, चौसे चाइना, टॉप पे कौन है, चाइना। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, अधिक आर्द्रता भी होनी चाहिए, अत्यधिक वर्षा भी होनी चाहिए। जलोढ़ मिट्टी में काफ़ी अधिक जल धारण की क्षमता होती है, तो उसमें चावल अधिक होता है। तो पहला पक्ष चाइना है, दूसरा आपका इंडिया है। भारत में पश्चिम बंगाल है और बिहार में रोहतास है, याद रख लीजिएगा। गेहूँ की बात कर लेते हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हार्वेस्टर गेहूँ की कटाई जो वगैरह कर रहा है। तो गेहूँ मध्यम तापमान और वर्षा वाला फसल है, शीत ऋतु में रबी की फसल है। ठीक है, शस्य कटाई के दौरान उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। अमेरिका का जो प्रेरी है वो गेहूँ के लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद मिलेट्स की बात कर लेते हैं। जैसे गेहूँ में भी चाइना ही टॉप पे है। मिलेट्स की बात कर लेते हैं, मोटा अनाज। ये बाजरा देख सकते हैं, ये मोटा अनाज है। एक समय था जब हम गरीब लोग जो है ना, ये मोटे अनाज को खाते थे, और एक समय है कि अमीर लोग यही मोटा अनाज को खा करके ये कहता है कि हम ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, गर्व का अनुभव करते हैं। से कोई जाकर ये बताए तो प्राचीन, मतलब आज से करीब 50-60 साल पहले ये हमारा भोजन हुआ करता था, और आज 5 स्टार होटल में मिलता क्या है कि अपने आप को सब समझ रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो मोटा अनाज, ऐसे भारत ने 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज के वर्ष को मनाए जाने का निर्णय लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी किया है भारत की पहल पे ही। तो 2023 का वर्ष मोटा अनाज का वर्ष। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ था, ऐसे में खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होगी, तो जाहिर सी बात है मोटा अनाज जो समस्या को मतलब पाट सकता है। मक्का, ये वाला चित्र देखिए आप, कितना मनोहारी होता होगा ना, आप अपने घरों में देख चुके होंगे ये वाला, ये मकई का बाली जो होता है। ठीक है, कहते हैं कि शहरों में कीमत तो खूब बढ़ गई मक्के और धान की। ठीक है, फिर भी बेटी विदा ना हो पाई किसान की। प्राइमरी सेक्टर, माफ़ कीजिएगा, प्राइमरी सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है ना, वो काफ़ी कम है, और जबकि जो लगे हुए लोग हैं वो काफ़ी अधिक है।
तो अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की अपेक्षा प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की हालत काफ़ी ख़राब होती है। तो हम लोग किसान हैं तो अपना दर्द तो बताएंगे बाबू। चलिए, मक्का मध्यम तापमान वाला बात, ठीक है, ये भी मोटा अनाज है, मेरे काम में काफ़ी अधिक होता है। और खगड़िया का मतलब कहते हैं खगड़िया का फड़किया क्षेत्र फेमस था, लेकिन अभी कटिहार टॉप पे आ गया है। बिहार प्रति हेक्टेयर मक्का के उत्पादन में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। खुश होना चाहिए आपको। कपास, ये फूल देख सकते हैं आप, ये फूल देख सकते हैं, ये कपास है। ये उच्च तापमान और हल्की वर्षा होनी चाहिए। 200 दिन, 200 से लेकर के 230 दिनों तक जो 10 दिनों तक जो है ना, पाला रहित दिन होना चाहिए। तेज और चमकीली धूप होनी चाहिए। और काली और जलोढ़ मृदा में काफ़ी अच्छी होती है ये। कपास में चाइना टॉप पे है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। पटसन को गोल्डन रेशा फाइबर कहा जाता है, सुनहरा रेशा कहा जाता है। जलोढ़ मृदा में होती है, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। उष्णकटिबंधीय फसल है, भारत और बांग्लादेश में होता है, ठीक है। भारत में पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की? तो विभिन्न कहानियाँ प्रचलित है। तो एक कालिदी नाम का एक मतलब बकरी चरवाहा था, बकरी को लेकर के जो है अपनी बकरी की अनोखी उछल कूद और हरकतों को लेकर परेशान था। तो एक दिन उसने इस सदाहरित पौधों को, फलियों को चखकर देखा, तो जिन्हें उन्हें उनकी बकरी प्रतिदिन खाया करती थी, तो उन्हें आनंद का भाव आया और उन्होंने संसार को बताया, यही कालिदी नाम का आदमी कि कॉफ़ी नाम का भी कोई फसल होता है, पिया जाता है। पता नहीं आप लोग कॉफ़ी पिए हैं? मतलब नहीं पूछना चाहिए, अब तो आम ज़रूरत की चीज़ बन गई है ये। तो कॉफ़ी 3 प्रकार की होती है, अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्टिका, याद रख लीजिएगा। कर्नाटक टॉप पे है, ब्राज़ील देशों में टॉप पे है। एक ऐड आता है टीवी पे, उसमें आप जानते होंगे कि साउथ में जो है एक अलग सूरज उगता है जो कॉफ़ी को गलत मतलब होते हैं, सॉरी कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, सुनहरा रंग प्रदान करता है। चाय, ठंडी जलवायु और वर्ष भर में समवितरित उच्च वर्षा होनी चाहिए। भारत, श्रीलंका और चीन में चाय काफ़ी अधिक होता है। ऐसे चाय तो चीन से ही चुरा कर लाया था अंग्रेजों ने, ठीक है। कृषि का विकास केस स्टडी कर लेते हैं भारतीय किसान और अमेरिका के किसानों के बीच में। चलिए से देख लीजिए, मैप पर अलग अलग प्रकार की कृषियों को दिखाया गया है, आप देख लेंगे। पूछ लेगा कि पृष्ठ पर पूरे विश्व का मानचित्र बनाए और विभिन्न प्रकार की जो अलग अलग कृषि पद्धतियां हैं, कहाँ पे किस प्रकार की खेती की जाती है, उसे दर्शाएं। अब यूपीएससी मेंस में पूछा सकता है सवाल, भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन और विपणन में मुख्य बाधाएं क्या है? अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, जिसमें सब्जेक्टिव वगैरह होते हैं। 2020 में से सवाल ये पूछा जा चुका है, माफ़ कीजिएगा। भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन और विपणन में मुख्य बाधाएं क्या है? दूसरा सवाल, धान गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए कौन से प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं? इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली भारत में अभिशाप कैसे बन गई? चलिए अब उद्योग की बात कर लेते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। उद्योग ये द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, द्वितीय क्षेत्र का क्रियाकलाप है ये। वस्तुओं का उत्पादन हो, खनिजों का निष्कर्षण हो, ठीक है, या ये सब जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये सब उद्योग होते हैं। तो उद्योगों का वर्गीकरण हम 3 आधारों पे करेंगे, कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पे, आकार के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे। कच्चे माल पे कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्री उत्पाद आधारित, वन आधारित। अगर कृषि से कच्चा माल ला रहे हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, तो कृषि आधारित उद्योग हो गया। अगर कोई खनिज से, लोहा से हम बना रहे हैं बर्तन वगैरह, तो खनिज आधारित उद्योग हो गया, ठीक है। समुद्री उत्पाद आधारित उद्योग भी होते हैं, वन आधारित उद्योग भी होते हैं। आकार की बात कर लेते हैं, निवेश करेंगे रोजगार मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तो जो छोटा आकार का रोजगार देगा, तो लघु आकार वाला जो देगा बहुत ज़्यादा रोजगार, तो बृहद आकार वाला। स्वामित्व में सार्वजनिक होता है, निजी होता है, संयुक्त होता है। पीपीएल का नाम सुने होंगे, तो कहते हैं पीपीआई, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल जो होते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सॉरी पीपीपी मॉडल,
पी मॉडल, 3 बार पी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लोग भी, सरकार और निजी क्षेत्र के लोग भी रुपया पैसा लगाते हैं, ठीक है। ये उद्योग का संबंध किन किन चीज़ों से आप ये देख सकते हैं, कितना बेहतरीन ढंग से बताया गया है। कच्चा माल देख लीजिए, श्रम देख लीजिए, पूंजी देख लीजिए, बाजार देख लीजिए, जल देख लीजिए, विद्युत देख लीजिए, भूमि देख लीजिए, परिवहन देख लीजिए, संचार देख लीजिए। ये सारी चीज़ें रहेंगी तो क्यों ना उद्योगों का विकास होगा। मेक इन इंडिया आया था 2014 में, इसका मकसद था कि भारत में उद्योगों को काफ़ी अधिक बढ़ाया जाए, ठीक है। औद्योगिक तंत्र की बात हम लगे हाथों कर लेते हैं। निवेश करेंगे काम पे, श्रम पे, कच्चा माल पे, भूमि, निवेश औद्योगिक तंत्र की बात करते हैं, श्रम पे, कच्चा माल पे, भूमि, जल, परिवहन, विद्युत, ठीक है। अलग अलग इलाकों के औद्योगिक प्रदेश, पूर्वोत्तर दुनिया की बात कर लेंगे तो पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी एवं मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप, पूर्वी एशिया, ये सब प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की बात करेंगे तो ये पूछता है सवाल, मुंबई पुणे समूह, बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ आदि, ठीक है। सनराइज उद्योग उभरते हुए उद्योग होते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, पर्यटन और ज्ञान से संबंधित उद्योग होते हैं। मिथाइल एसोसाइनाइड जानते होंगे, भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में हुआ था। ये यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी, इसमें MIC गैस का रिसाव हुआ था, माफ़ कीजिएगा, आप इसे याद रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पट्टी और प्रदेश को देख सकते हैं, काले रंग से जो है वो प्रदेश है और हल्का सा जो गिरवा कलर दिख रहा है वो पट्टी है। UPSC का सवाल देख लीजिए, वर्तमान में लौह एवं इस्पात उद्योग के कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थित उदाहरणों को कारण सहित बताइए, 150 शब्दों में उत्तर दीजिए, ठीक है। प्रमुख उद्योगों का वितरण, लौह उद्योग जर्मनी, अमेरिका, चीन, जापान, रूस, भारत, ठीक है। लौह उद्योगों को उद्योगों की जननी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। उद्योगों का जननी कहा जाता है क्योंकि दूसरे उद्योग को भी आधार प्रदान करता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये जो उद्योग होते हैं, श्रम, पूंजी, परिवहन, कच्चा माल, ठीक है, ये सब वो कारक हैं जो उद्योगों के वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे कि एक बात कर लेते हैं, तब तक ये मैप देख लीजिए। जैसे कि बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार तो पहले औद्योगिक कृत राज्य हुआ करता था, लेकिन एक TFR था, TFR सॉरी कहते नहीं, लैंड सॉरी एक्विजिशन कोई पॉलिसी थी जिसमें कोई भी उद्योगपति कहीं पे भी उद्योग लगाएगा और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का खर्च सरकार उठा लेगी। यही वजह से बिहार में खनिज उद्योगों का विकास नहीं हो पाया। और उसके बाद करप्शन जानते हैं ना, किंग्स ऑफ वासेपुर तो देखे ही होंगे कहाँ क्या होता है। चलिए भारत के प्रमुख लौह उत्पादक संयंत्र की बात कर लेते हैं। भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भद्रावती, विशाखापट्टनम, सलेम। भिलाई रूस के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से कहते हैं, ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, याद रख लीजिएगा। तो खैर ये सारी पॉइंट मुझे याद है तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। अब किसको देख लीजिए, जमशेदपुर 1907 में साक्षी नामक जगह पे देख लीजिए कि यहाँ स्वर्णरेखा नदी है, खड़काई नदी है, रेलवे स्टेशन है, तो क्यों ना इसका विकास होगा। भौगोलिक अवस्थिति भी जिम्मेवार होती है उद्योग के लिए जी। चलिए जैसे लोहा अवस्थिति की बात कर लेते हैं। लौह मिल जाता है, कोयला मिल जाता है झरिया से, मैग्नीज का निक्षेप मिल जाता है जो कि लौह उद्योग में प्रयोग में आता है, ठीक है। लोहा कहाँ कहाँ से ले जाते हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से। चूना पत्थर मिल जाता है, डोलोमाइट और मैग्नीज भी मिल जाता है। बंगाल नागपुर रेल मार्ग है, बड़ा बाजार है बगल में कोलकाता, तो क्यों ना ये उद्योग वहाँ पे विकसित होगा। पीटर्सबर्ग USA का औद्योगिक प्रदेश है, इस्पात नगर के रूप में फेमस है। संसार की सबसे मीठी पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, सुपीरियर झील, याद रख लीजिएगा। सूती वस्त्रों की बात कर लेते हैं हम लोग। ढाका में मलमल, मसूलीपट्टनम छिटा, कालीकट कैलिको, बुरहानपुर सूरत वडोदरा सुनहरी जरी, ठीक है। तो 1854 में आपको फोर्ट 1818 वाला फोर्ट क्लस्टर कलकत्ता में जो स्थापित हुआ था वो मिल, वो
सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई है 1854 में। कावास मतलब मुंबई में जो हुआ था 1854 में। तो 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टन में शुरू किया गया था, लेकिन बंद हो गया। सफल सूती मिल 1854 में मुंबई से। सूती वस्त्रों की राजधानी भी मुंबई को ही कहा जाता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अहमदाबाद ये भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा जी, बिल्कुल। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, ये जो IT सेक्टर होता है, सूचना संग्रहण, प्रक्रम और वितरण को व्यवहार में लाते हैं। वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण इसका विकास हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मानक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन घाटी कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, भारत में, बंगलुरु, ठीक है, याद रख लीजिएगा। सिलिकॉन सूचना प्रौद्योगिकी नीति सर्वप्रथम 1992 में कर्नाटक सरकार द्वारा लाई गई थी। ये IT महाविद्यालय और शिक्षण संस्थान सबसे अधिक बेंगलुरु में है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, माफ़ कीजिएगा।